एवरीवन, आज हम जितने भी आपने 10th क्लास के पेंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे उसको ही आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे जिसके कंटिन्यू हम क्वेश्चन करने वाले जो हमने किए थे उसके आगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज के लिए है, घनाभवाद या फिर क्यूबिज्म की व्याख्या आप कैसे करेंगे। तो आपको पेंटिंग में अब ये क्वेश्चन आता है आपका कि घनाभवाद जो है वो क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं, ये क्या चीज़ है। तो क्या है ये? घनाभवाद चित्रकला एवं मूर्तिकला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में प्रारंभ हुई। मतलब ये मूर्तिकला की शैली है, बनाने का एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जो कब स्टार्ट किया गया? 1907 में, 1907 में। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। सेजान घनाभवाद का पुरोगामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोला की समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है कि जो भी हमें चीज़ें प्राकृतिक रूप से मिली हैं उसको हमें गोलाकार या फिर बेलन के आकार का समझ के उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसका वैसा जो नेतृत्व है उसको हमें समझना चाहिए। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्रोक तथा लेजे गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि जब घनाभवाद का क्षेत्र था, जब उस टाइम के बारे में बात हो रही थी, तो कौन कौन से कलाकार थे जिनको याद रखा जाता है, जिनका नाम जो है लिया जाता है, जिनको आगे उनको बताया जाता है उनके बारे में। तो ये नाम आप याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण कलाकार थे उस टाइम पीरियड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रेंडिस्की के कोई एक चित्र को सुनकर वर्णन कीजिए। जो क्रेंडिस्की थे उनके जो भी जितने उन्होंने चित्र बनाए हैं, जितना भी उन्होंने कलाकृति की है, उनमें से आपको किसी एक के बारे में ही बताना है और एक को ही अपने शब्दों में उसका विवरण देना है कि आपने क्या समझा उससे। तो क्या है इसके अंदर? पहला देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, वैसिली कांडिस्की के चित्र अमूर्तकरण तथा ज्यामितीय विचारधारा का मिश्रण थे, ठीक है। इसके अंदर अमूर्तिकरण मतलब उसमें कोई मूर्तियां नहीं थी, कोई चित्र नहीं थे, कोई चेहरे नहीं थे, वो ज्यामिति थी। मतलब वो लकीरों से, लाइनों से बनाई गई आकृतियां या फिर इसमें मूर्तियां दिखाई गई थी जो आकृतियों से बनाई गई थी, लाइनों से बनाई गई थी। उसके चित्रों में अंकपनिड, क्रांटास्ट, योलो अंकपनिमेंट तथा एग्युलर स्ट्रक्चर नामक चित्र बहुत प्रभावशाली हैं, ठीक है। इस तरह के जो चित्र हैं उसमें उस टाइम पे मिले हैं जो प्रभावशाली हैं, जो देखने में हमें आते हैं। चित्रों का कलाकारों की आगामी पीढ़ी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो भी चित्रकार है, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको काफ़ी इफेक्ट देती है, उसको प्रभाव देती है। क्यों? क्योंकि हम जो है हम उस टाइम पे नहीं थे, जो भी हमारा पास था, तो वो चीज़ें हमें जानने के लिए, वो समझने के लिए हमें उस टाइम के जो भी चित्रकला थी वहाँ पे किस चीज़ से चीज़ें होती थी, क्या काम होते थे, क्या व्यवसाय होता था, उन चीज़ों को जानने के लिए अगर हमें इतिहास जानना है पूरे अच्छे तरीके से, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो अगर हमें उस टाइम पीरियड के कुछ चित्र मिल जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें हेल्प करती है हमारा इतिहास जानने और समझने में, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करती है। ब्लैक लाइंस नामक चित्र को कांडिस्की ने 1913 में बनाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्लैक लाइंस करके एक चित्रकला थी उसको उन्होंने कब बनाया था? 1913 में बनाया गया था। जैसे चित्र के शीर्षक से संकेत मिलता है, ऐसा लगता है कि रेखाएं भारतीय स्याही द्वारा खींची गई हैं, ठीक है। आपको वर्ड से समझ आ रहा है ब्लैक लाइंस, ब्लैक मतलब काली, लाइंस मतलब रेखाएं, मतलब ऐसी चीजें जो भारतीय जो स्याही है, काला रंग है, उससे लाइंस के माध्यम से बनाई गई है, लाइंस का सहारा लेकर उस पेंटिंग को पूरा किया गया है। परंतु वस्तुतः यह रेखाएं काले रंग से खींची गई हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक रंग से खींची गई हैं। इस संयोजन में व्यवस्था अनुसार चित्र को एक विशेष कर्नर से खींची गई रेखाओं में एक भिन्न अर्थ निकलता है। इस युग में बने अन्य चित्रों की भांति उसके चित्रों में सरलता तथा शुद्ध रेखा लेख
ऐसे चित्र लिए गए हैं मानो कंकाल में मांस हो ही नहीं। ठीक है, तो जितना भी उस टाइम में जितनी भी लाइंस वाली जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई थी, उसमें जो ये वाली पेंटिंग्स बनाई गई, इसमें ऐसा लगा कि इसमें अलग से लाइंस जो है अलग रूप दे रही हैं उसको, वो अलग सी दिख रही हैं थोड़ी, और ऐसा प्रतीत होता है उन लाइंस में कि मतलब इतनी पतली और इतनी बारीकी से काम किया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई कंकाल बिल्कुल बना दिया गया और उसमें बिल्कुल भी मांस ना हो। ठीक है, ऐसी पेंटिंग्स की लगती हैं। रंगीन धब्बे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो उन्हें ब्रश से नहीं वरन विशालकाय हाथों की उंगलियों द्वारा बनाया गया है। मतलब जो रंग के धब्बे हैं वो बिल्कुल लाइट नहीं है कि ब्रश से बिल्कुल उनको शेप दिया, हल्का हल्का लाइट किया गया, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हाथों के धब्बों से बनाया गया, मतलब हाथों के अंगूठों या उंगलियों से बनाया गया, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं वो धब्बे। ठीक है, कि पूरी जो एक्टिविटी है वो हाथों से की गई है। ये धब्बे चित्र में खींची गई रेखाओं तथा उनके प्रभाव से बहुत मेल खाते हैं। कांड्रिस्की के लिए रेखाएं, आकार तथा रंगों का अपना अलग ही अर्थ है तथा वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो उनका जो है वो अपनी तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ करना, अपने रंगों को यूज़ करना, उन अपनी पेंटिंग्स में एक नया रूप देना, तो वो उनकी एक क्रिएटिवनेस थी कि वो अपनी हर चीज़ को एक अलग रूप देना चाहते थे जो उनके नाम से प्रसिद्ध थी, जो उनके नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी पर एक अति लघु टिप्पणी लिखिए। मतलब जो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी है इसके बारे में आपको जो चीजें पता है उसके बारे में आप छोटी सी कोई एक टिप्पणी लिखिए जिसके बारे में आप हमको बता सकते हैं, जिसके बारे में हम दूसरा व्यक्ति जान सके। तो क्या है इसमें, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी 1931 में आई थी। आदि यथार्थवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व चित्र है। तो किसके बारे में है ये, जो भी आंदोलन किया गया प्रतिनिधित्व का, उसके बारे में है यथार्थवादी आंदोलन। चित्र में असज्जित बिना पेड़ के प्राकृतिक भूदृश्य तथा शांति को चित्रित किया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो भी चित्र बनाया गया है ये मेमोरी वाला, इसके अंदर क्या है, पेड़ पौधे नहीं बनाए गए हैं, सिर्फ क्या है, एक शांति दिखाई गई है, प्राकृतिक भूदृश्य, मतलब प्रकृति का जो भी चित्र है वो दिखाया गया और एक शांति दिखाई गई है। नेक्स्ट है पॉइंट, यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें सारे मनुष्यों के मर जाने के कारण शून्यता व्याप्त है। इस चित्र में जीवन में संबंध आदि कुछ भी वस्तुएं हैं जो वह विलीन है और लुप्त होती दिखाई दी हैं। डाली के इस चित्र में विलीन होती घाटियां वास्तविक लगती हैं तथा मानव के अशांत या विक्षुब्ध मन को दर्शाती है। मतलब ये जो पेंटिंग है वो क्या क्या बनाएगी, क्या दर्शा रही है उसके अंदर, कि जो इसमें बनाया गया, जो चीज यूज की गई, जिस तरह से इसका विचार है इस पेंटिंग का, वो ये है कि ये पेंटिंग ऐसा हमें प्रतीत होती है, ऐसी दिखाई देती है कि ये जो पेंटिंग बनाई गई इसमें युद्ध हो चुका है और युद्ध के पश्चात जैसा भी माहौल होता है वो माहौल इस पेंटिंग को दर्शाता है कि सभी लोग मरे हुए हैं, एक शांति का माहौल है, सारी घाटियां जो वो डूबती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उत्साह भर दे व्यक्ति में, सब कुछ निरस्ता के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा रवि वर्मा पर एक निबंध लिखना है जो प्रशंसात्मक हो। मतलब ऐसा निबंध जो राजा वर्मा के बारे में हो और उनकी प्रशंसा को दर्शाता हो। अब देखिए, राजा रवि वर्मा भारत के ख्यातित प्राप्त कलाकारों में से एक है। मतलब ऐसे कलाकार हैं जिनको लोग जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ख्याति प्रदान मतलब प्राप्त मतलब कि वो बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनके बारे में लोग जानते हैं, प्रख्यात हैं वो। केरल के छोटे से गांव किलीमनूर में उनके जीवन का आरंभ हुआ। मतलब वहां पैदा हुए। एक कलाकार के रूप में रवि वर्मा की कल्पना दृष्टि भारतीय कला के इतिहास में एक क्रांतिकारी की थी। मतलब कि उन्होंने जो भी चीजें अपनी कलाकृति में दिखाई, जो उन्होंने कलाकृतियां बनाई उनके द्वारा, वो एक क्रांतिकारी रूप देती है भारतीय इतिहास को। रवि वर्मा भारतीय कला के क्षेत्र में यूरोपीय विचारधारा वाले कलाकारों के प्रतिनिधित्व के रूप में उस समय के लोकप्रिय और विशिष्ट कलाकार थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड के सबसे विशिष्ट और लोकप्रिय कलाकारों में से एक थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी तथा तैलीय रंगों की अपनी तकनीकों के लिए रवि वर्मा ने खूब
ख्याति अर्जित की। किस वजह से ज्यादा ख्याति अर्जित की? जो उन्होंने पानी वाले रंग और तेलीय रंग, ऑयल कलर और जो वाटर कलर होते हैं उनका ऐसा यूज किया जिसके वजह से वो जो है जाने जाते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं के विस्तृत दृष्टिपटक पर पौराणिक कहानियों की नायकों को चित्रित किया गया है। ठीक है, जो भी पुरानी कथाएं थी, पुराने जमाने की जो भी कथाएं वगैरह होती थी, उसके माध्यम से जितनी भी कहानियां हैं उनको उन्होंने अपनी ड्राइंग, अपनी कलाकृति के माध्यम से प्रदर्शित किया है। रवि वर्मा की कृतियों की समस्त श्रृंखला में पौराणिक नायकों की प्रस्तुतियां, मतलब जितने भी नायिकाएं होती थी उस टाइम पीरियड पे, उनकी जो चीजें हैं उनके बारे में उन्होंने बताया है। जो रवि वर्मा की कृतियों की विशेषताएं हैं। रवि वर्मा के चित्रों में भारतीय देवी देवताओं के चित्र विभिन्न घरों तथा तीर्थ मंदिरों में अभी भी विद्यमान है। मतलब ये कहा जाता है कि जो उनके द्वारा जो कीर्तियां, जो भी चीजें बनाई गई हैं, वो आज तक भी जो वहाँ के घर है और जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं वहाँ पे आज तक वो जो देवी देवता की मूर्ति रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई थी वो आज भी वहाँ पे विख्यात है, वहाँ देखने को मिलती है, वहाँ पर भी स्थित है। उनमें ये चित्र मुद्रित चित्रों में, कैलेंडरों में से, पोस्टर में तथा अन्य प्रख्यात कलाओं तथा रंगीन शिला मुद्राओं पर अंकित है। मतलब कि ये जो भी इनके द्वारा चित्र बनाई गई है ये अलग अलग जगहों पे विकसित की गई है, अलग अलग जगहों पे बनाया गया है। इनको किनके द्वारा जो रचित है? रवि वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में आप क्या समझते हैं? इस ग्रुप के कुछ कलाकारों के नाम बताइए। ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं और उनमें जितने कलाकार थे उस ग्रुप में उनके नाम भी बताने हैं आपको। तो सबसे पहले क्या है, 1947 में बम्बई, जो आज का हम जिसे मुंबई कहते हैं, के प्रगतिशील कलाकार जैसे कि FN सोजा, रजा, MF हुसैन, KS आरा आदि ने अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाना समझते हैं, मतलब उनका एग्जीबिशन लगाया। इन जितनी भी इन्होंने चीजें बनाई थी इन कलाकारों ने, उनका उन्होंने एग्जीबिशन लगाया, उनका वितरण किया गया, उनका दिखाया गया लोगों को। इस तरह कुछ कलाकार पाश्चात्य शैली के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे और दूसरी ओर कुछ कलाकार जैसे कि विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर वैज, सैलोज मुखर्जी जापानी कला तथा लोक कला की ओर अपना रुझान दिखा रहे थे। बंगाल विचारधारा के दो कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी और सरोद उकील ने भारत के उत्तर तथा दक्षिणी भागों में आधुनिक कला आंदोलन को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो जो भी दक्षिण और उत्तर में जितने भी आंदोलनकारी हुए थे, जितने भी चीजें आंदोलन हुई थी उस टाइम पीरियड में, जितने इन्होंने नाम बताए, इन नामों ने उस टाइम पे कलाकृति में बहुत ही अहम रोल निभाया था, बहुत अहम स्थान था इनका। DP राय चौधरी के शिष्य KCS पानिकर तथा श्रीनिवासलू ने समकालीन कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इन लोगों ने भी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उस टाइम की जितनी भी कलाकृतियां थी, जितनी भी चीजें वहां बनाई गई थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिक्स की तकनीकी पर लेख लिखिए। मतलब ग्राफिक्स क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं और उसकी तकनीक क्या होती है, कैसे वो बनाया जाता है। तो क्या है, कई भारतीय कलाकारों द्वारा नक्काशी, ड्राई पॉइंट, एक्टिंग, इंक्रेगिंग, थिलोग्राफी, ओलिग्राफी आदि का उपयोग किया जाता है। प्रिंट मेकिंग का मुख्य लाभ एक ही पेंटिंग की संख्या का उत्पादन करना है। ठीक है, प्रिंट ग्राफी क्या होती है कि एक ही जो पेंटिंग है उसको ही प्रिंट कर दिया जाता है, मतलब एक से ही हम कई सारी जो है सेम पेंटिंग निकाल सकते हैं, तो वो क्या होती है, प्रिंट ग्राफी। प्रिंट करके और भी अलग अलग बना लिया हमने। राजा रवि वर्मा अपने चित्रों की कई प्रतियां ओलोग्राफी तकनीक में छपाकर लोकप्रिय बन गए। ठीक है, जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने अपनी चित्रें कहाँ प्रकाशित की थी, ओलोग्राफ में। ठीक है, ये तकनीकी है ओलोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब क्या है देखिए,
फर्स्ट हमारा आ गया गुप्तकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी। मतलब गुप्तकालीन युग था, उस टाइम पे जो चित्र बनाए गए थे उनकी क्या विशेषता थी और वो कैसे हुआ करते थे, उनके बारे में हमें बताना है। तो क्या है, गुप्तकालीन कला की मुख्य गुणों में होठों का थोड़ा सा टेढ़ापन, मूर्तियों की आकृति में गोलाई, लकड़ी पर की गई खुदाई तथा सरलता मुख्य है। उस युग में विशेष पहचान बताता है। मतलब कि जो गुप्तकालीन युग था उसमें कौन कौन सी विशेषता है कि होठों का आकार, उसकी जो पत्थर है या लकड़ी है जिसपे वो बनाया गया, उसकी खुदाई किस प्रकार से की है, मूर्ति का गोलाईपन होना वो कैसी है, ये सब चीज़ें जो है, और उस मूर्ति का सरल स्वभाव, ये सभी चीज़ें जो हमें क्या बताती है कि गुप्तकालीन की विशेषता है कि उस टाइम पे ये ऐसी मूर्तियां हुआ करती थी। धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ धर्मनिरपेक्ष कलाकृतियां भी काफी संख्या में बनाई गई थी। इस युग में अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए। अजंता सभी को पता है ना, अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र है जहाँ पे जो अजंता की गुफाएं हैं वो मिली हैं। अजंता के प्रसिद्ध चित्र बनाए गए थे। चित्र तथा मूर्तियों के अतिरिक्त गुफाओं तथा मंदिर वास्तुकला में काफी उन्नति हुई। ठीक है, इस टाइम पे चित्र और मूर्तियां तो बनाई गई थी, लेकिन साथ में गुफाएं और बाकी चीजें जो की थी उसका भी प्रख्यात किया गया, उसको भी फैलाया गया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की त्रयांगना के बारे में संक्षेप में लिखिए। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता किस तरह से विकसित हुई, क्या चीजें हुई, क्या प्रभाव पड़े, उन सभी के बारे में आपको बताना है। तो क्या है, यह मूर्ति देखने में काफी पतली एवं लंबी तथा इसमें एक लतात्मकता होती है। ठीक है, उस टाइम पे जितनी भी मूर्तियां मिली वो कैसी होती थी, लंबी होती थी और पतली और लंबी देखने को मिली है। किस टाइम पे, सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम पे। इस वास्तुकला में कुछ दार्शनिक बातें नजर आती है। जब हम ये चीजें देखते हैं, जब ये चित्र देखते हैं तो हमें एक दार्शनिकता देखने को मिलती है इसके अंदर। प्रथम, जहां इसे निर्वस्त्र दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मूर्तियां दिखाई गई हैं, स्त्री या पुरुष दिखाए, उनको निर्वस्त्र दिखाया गया, मतलब बिना वस्त्रों के दिखाया गया है। वहीं उसके बाएं कंधे में लगभग कंधे तक चूड़ियां पहनाई हुई दिखाई गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में आजकल के आदिवासी लोगों को देखते हैं। ठीक है, जैसे हम राजस्थान और गुजरात में जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे कि उनके देखा आपने कंधों पे यहाँ तक चूड़ियां पहनाई होती है, व्हाइट कलर की होती हैं। ठीक है, तो वो चूड़ियां वो पहन के रखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण आकर्षक बात क्या है, उनका केश विन्यास। केश मतलब बालों को वो किस प्रकार से उन्होंने बांध रखा है। ठीक है, बालों को किस प्रकार से उन्होंने टाई कर रखा है उसके बारे में उन्होंने बताया है। अन्य देवियों की छोटे कद की मूर्तियों में सजाए गए बालों का विन्यास विलक्षण है। मतलब कि ऐसा खूबसूरत उसमें देखने को मिलता है, ऐसा विलक्षित चीज है वो। यह मूर्तियां इस सभ्यता की देन है। इस मूर्ति में समकालीन शैली की झलक मिलती है। मतलब जो भी इस टाइम पे मूर्तियां बनाई गई हैं, समकालीन जो शैली है उसकी देखने को झलक मिलती है। मतलब समकालीन मतलब जो भी इतिहास में चीजें बनाई गई थी उसकी जो शैली है उसके बारे में हमें पता चलता है जब हम ये मूर्ति देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था और किसने किया था तथा पदानुक्रम प्रतिमा को क्या बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कि उस टाइम में जो भी मंदिर था उसका निर्माण किसने किया था और किसको वो बजाते हुए दिखाया गया है। तो पहला क्या है, गंग वंश के राजा नरसिंह देव एक मतलब जो उसकी पीढ़ी का फर्स्ट पर्सन था वो ने उड़ीसा में पुरी के निकट भारतीय पूर्वी समुद्र तट पर कोणार्क में उड़ीसा वास्तुशास्त्र का सर्वोत्तम मंदिर सूर्य मंदिर बनाया। तो किसने बनाया था, राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने। ठीक है, जिन्होंने वहां मूर्ति बनाई थी, मंदिर बनाया था। इस युग में एक भिन्न प्रकार की वास्तुकला के उत्थान को देखा गया है। ठीक है, एक अलग तरह की वास्तुकला देखिए, एक अलग तरह का डिजाइन, एक अलग तरीका का जो बनाने का तरीका है वो वहां देखा गया है। पदानुक्रमगत प्रतिमा को ड्रम बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, क्या करते हुए, क्या बजाते हुए दिखाया गया है, ड्रम बजा रहे हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन लघु चित्र की मुख्य विशेषता बताइए। ठीक है, जो जैन के टाइम पे जितने भी लघु चित्र यानी कि जितने भी छोटे छोटे चित्र बनाए गए थे उनके बारे में आपको विशेषता बतानी है कि वो कैसे हुआ करते थे। तो क्या है, पूरे भारत में 7वीं शताब्दी ईस्वी से प्रारंभ होकर 10वीं तथा
15वीं शताब्दी एडी तक जैन लघु चित्रों का विकास हुआ। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ, जैन की जितनी भी लघु चित्र, छोटी छोटी चित्रें हुआ करती थी, उनका विकास होना स्टार्ट हो गया था। जैन धर्मशास्त्र जैसे कि काल कलाचार्य तथा कल्प सूत्रों को पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, शंभनाथ तथा अन्य तीर्थयात्रियों के चित्रों से सजाया गया था। ठीक है, इन सभी के माध्यम से जितनी भी चीजें इसमें लघु चित्र बनाए गए थे जैन धर्म के टाइम पे, उन सभी को सजाया गया था। अधिकांश जैन लघु चित्र 10वीं शताब्दी एडी में बने। इन चित्रों के मुख्य केंद्र थे, कहाँ पे ये चित्र जो बनाए गए थे और प्राप्त किए गए थे, कहाँ है देखिए, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा राजस्थान में थे। यह पांडुलिपियां प्रमुख रूप से पाम पत्रों पर लिखी गई थी, इसलिए चित्र भी उन्हें पांडुलिपियों के साथ ही बनाए गए थे। ठीक है, पांडुलिपि क्या होती है, जो बड़े बड़े आपने देखा होगा ताम पत्र होते हैं, उनके ऊपर लिखा जाता था, उन्हें पांडुलिपि कहते थे। ठीक, और उन्हें काफी संभाल के रखा जाता था क्योंकि वो बाद में नष्ट हो जाते थे, तो वो चीजें क्या आती थी, पांडुलिपियों पर के साथ बनाई जाती थी। चित्रों में प्रयुक्त रंग आसपास में उपलब्ध रंगों से बनाए जाते थे। लाल तथा पीले रंग का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता था। ठीक है, ज्यादातर किसका, लाल और पीले रंग का यूज किया जाता था। इन रंगों के साथ साथ स्वर्णम तथा रजत रंगों का प्रयोग भी किया जाता था। इन चित्रों में मानवीय आकृतियां कुछ विशिष्टताओं को दर्शाती है। जितनी भी मानवीय आकृतियां दी गई है, जितनी भी मानवीय आकृतियां बनाई गई हैं, वो एक अलग रूप, एक विशिष्टता जो है वो प्रदान करती है किसी भी आकृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुलकारी का क्या अर्थ है, कि फुलकारी होती है क्या और क्या मतलब है उसका। फुलकारी की परिकल्पना मूल रूप से ज्यामितीय आकार की होती है। कपड़ों के चारों ओर चौकोरों तथा तिकोने आकार की आकृतियां बनाई जाती हैं, जिसमें खुशनुमा रंग की कढ़ाई की जाती है। प्रायः सरल आकृति बनाई जाती है और फिर बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये फुलकारी है क्या है, ये एक ज्यामितीय आकार की होती है। ज्यामितीय आकार इसलिए बोला है क्योंकि ये तिकोनी भी होती है, 4 कोनों वाली भी होती है, इसलिए। इसमें चौकोर, छींटे, तिकोन तथा सीधे रेखाएं तथा टेढ़ी रेखाएं अलग अलग बदलाव के साथ साथ कड़ी जाती हैं। इस पूरी योजना में जिस रंग की प्रधानता रहती है वह पंजाब में पके गेहूं का स्वर्णिम रंग होता है। ठीक है, और जो फुलकारी वर्ड है ना, ये वर्ड भी पंजाब से लिया गया है। ठीक है, पंजाब में होता है एक फुलकारी वर्ड, उसको यहाँ पे लिया गया है। और ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी लाइंस होती है, उन लाइंसों के प्रयोग से जो फुलकारी है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली किन्हीं 2 सजावटों के नाम लिखिए। ठीक है, जो फर्श पे बनाई जाती है भारत में, तो क्या है, बंगाली आर्ट, फ्लोर आर्ट, टैगल आर्ट, दिवाली, ट्रेडिशनल आर्ट, फ्लाईवर। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो फर्श पे बनाई जाती है। एशियन, तो आप नाम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोमल क्या है और कोमल में प्रयोग की जाने वाली मोटिफ क्या है। ठीक है, कोमल क्या होती है और उसमें प्राप्त जो होती है मोटिफ वो क्या होती है, उसका क्या मतलब है। पोंगल तथा अन्य त्योहारों के अवसर पर प्रत्येक घर के सामने एवं पूजा की वेदी के सामने के स्थान पर फर्श पर सजावट का यह कार्य किया जाता है। फर्श की सजावट के अन्य भारतीय माध्यमों की भांति कोलम को, अब यहाँ पे कोलम है ये, ठीक है, कि कोलम, यह है कोलम, कि कोलम को भाग्य तथा समृद्धि के प्रतीक माना जाता है। तो कोलम क्या है, जो उस टाइम पे जितनी भी चीजें हम त्योहारों में करते हैं, ठीक है, जो हम त्योहारों पे दिवाली वगैरह में जो घर के सामने या पूजा के सामने जो भी चीज की जाती है, जो एक्टिविटी की जाती है, उसे कहा जाता है कोलम। कोलम द्वारा सजावट करने की परिकल्पना तथा इसका मूल ध्येय पारंपरिक है। यह फूलों से ज्यामितीय रूप में बनाई जाती है। ठीक है, फूलों से बनाई जाती है और ज्यामितीय रूप में, ज्यामितीय रूप में मतलब कोई ना कोई लाइंस में होंगी। ठीक है, तो ये ज्यामितीय रूप में बनाई जाती है। इसके लिए फर्श पर पानी छिड़ककर उसे गीला या सीलन भरा कर दिया जाता है। ठीक है, पहले जब बनाना स्टार्ट करते हैं तो बनाने से पहले इसमें पानी डाल दिया जाता है ताकि वो सीलन प्राप्त हो और उसे गीला कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, मोटे चावल को पीस कर उसके पाउडर को अंगूठे तथा आंख की उंगलियों के बीच पकड़कर रखते
हैं, हाथ घुमाया जाता है और चावल के पाउडर को फर्श पर गिराने लगते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कैसे वो एक्टिविटी हो रही है। फर्श पर जो आकृति बनाई जाती है वो पूर्व निर्धारित होती है। जो भी फर्श पे बनाना होता है वो पहले से डिसाइड होता है कि हमें क्या बनाना है। ठीक है, पूर्व निर्धारित होता है। आवश्यकता यह है कि चावल का पाउडर लगातार बिना किसी रुकावट के गिरता रहे तथा जो आकृति फर्श पर बनाई गई है वो उभरती जाती है। बस ये है कि लगातार जो आपका पाउडर है चावल का जो है वो बस लगातार गिरता रहना चाहिए। अगर रुक जाएगा तो वो पेंटिंग खराब हो जाएगी। तो बस ये है कि कॉन्टिन्यूसली वो गिरता रहे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनालिसा चित्र की व्याख्या कीजिए कि मोनालिसा जो चित्र है वो क्या होता है और उसके बारे में हमें बताना है। तो क्या है, लियोनार्डो डा विंची यानी कि 1452 से 1519 एक इतालवी चित्रकार था। उसने एक वैज्ञानिक तथा कलाकार के रूप में जाना जाता था। तो उसे किस रूप में मानते थे, एक वैज्ञानिक और एक कलाकार के रूप में उस पर्सन को जाना जाता था। मोनालिसा को 16वीं शताब्दी में पहाड़ी लकड़ियों पर तैलीय माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, तैलीय माध्यम से बनाया गया था, ऑयल पेस्टल कलर से बनाया गया था। यह चित्रों की एक महिला है जिसके चेहरे पर एक ऐसा रहस्यमय मुस्कुराहट है मानो वह दर्शकों का स्वागत कर रही है। ठीक है, जो मोनालिसा है वो एक लेडी की चित्र है, एक औरत की, स्त्री का चित्र है, जिसमें ये बताया जाता है कि वो एक रहस्यमय मुस्कुराहट है उसके अंदर और वो लोगों का स्वागत कर रही है, दर्शकों का। लियोनार्डो ने इस चित्र को पिरामिड डिजाइन में बनाया है जिसमें उसके जुड़े हुए हाथ आधार का काम कर रहे हैं। प्रकाश और छाया के प्रयोग में नाटकीय विषमता है। चेहरा, बाल, घूंघट तथा छाया जैसे विभिन्न तथ्यों में उद्दीपित है। ठीक है, उद्दीपित किया गया है जो भी ये चीजें, जिस तरह से उसने हाथ जोड़ रखे हैं, उसका घूंघट है, उसके बाल, ये सभी जो चीजें हैं उस मूर्ति को एक अच्छा रूप दे रही हैं, उसे अलंकृत कर रही हैं। मोनालिसा के चित्र में उसके चेहरे पर बाल कहीं नहीं दिखाई देते हैं। भावे तथा पलके तक नहीं दिखाई देती हैं। भाव मतलब ये वाली चीजें, भावे और पलके, ये चीजें भी उसे नहीं दिखाई देती चेहरे, मतलब बाल का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। फिर भी महिला के चित्र के चेहरों पर मुस्कुराहट उसकी आंखों को देखने से बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन फिर भी जब हम उसकी आंखों को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो भी मोनालिसा की पेंटिंग है वो हंसते हुए दिखाई दे रही है। उसकी एक जो हंसी है वो समझ आ रही है। उसके मुंह पर देखने से यह मुस्कुराहट इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस चित्र के पार्श्व में एक विशाल प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है। मतलब वो चित्र जो बनाया गया उसके पीछे एक प्राकृतिक दृश्य भी बनाया गया है, पीछे प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, घाटी तथा तिरछी नदियां चित्रित हैं। मोनालिसा के चित्र के निरूपण में चित्रकार लियोनार्ड की मनुष्य को प्रकृति रूप से जोड़ के सूक्ष्म दृष्टि परिलक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि मनुष्य है और उसके पीछे एक प्राकृतिक दृश्य है, तो मनुष्य को प्रकृति से जोड़कर संबंधित कर इस चित्र को बनाया गया है कलाकार के माध्यम से। अब देखिए अथवा में कौन सा क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन है, रैम्ब्रांड के किसी एक चित्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक है, जो रैम्ब्रांड है उनके द्वारा जो भी चित्रण किया गया है, जो उनके द्वारा बनाई गई है जो पेंटिंग या फिर जो भी उनकी कलाकृति द्वारा बनाया गया, उन्होंने कलाकृति की है, तो उसमें से आपको किसी एक को चुनना है और उसके बारे में बताना है। हमने ये लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। रैम्ब्रांड एक डच चित्रकार है, वह एक यथार्थवादी है। उसके चित्रों में हम प्रकाश और छाया का रहस्यमय प्रदर्शन देखते हैं। ठीक है, प्रकाश और छाया दोनों का। कब से है ये? 1640 से 1642 के बीच रिम्ब्रांड ने दी नाइट वॉच का चित्रण किया। ठीक है, द नाइट वॉच, इसका चित्रण किया गया इनके द्वारा। काफी समय तक यह चित्र गहरी वार्निश से पुती हुई पड़ी रहती थी। इसमें लोगों को गलत संदेश मिला कि चित्र में रात्रि को किसी दृश्य का वर्णन किया गया है, परंतु 1940 में वार्निश हटाया गया तो पता चला कि वह चित्र दिन के उजाले जैसे प्रकाशमान था। मतलब कहने का मतलब है कि जब इस पे वार्निश चढ़ा हुआ था इस पेंटिंग पे, तो लोगों को लगता था कि रात का चित्र और कुछ इसमें नेगेटिव हो रहा है, मतलब कुछ गलत वाला है। ठीक है, लेकिन जब वो वार्निश हटाया गया उसके ऊपर, जब उन्होंने देखा कि ये तो दिन का चित्र है और ये प्रकाशमय है,
कुछ गलत नहीं है उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह चित्र एक युवा कप्तान को अपने अधीनस्थ लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के बारे में गैर सैनिकों से वहां चले जाने के आदेश देते हुए दर्शाता है। इस चित्र में प्रकाश तथा छाया का बड़ा प्रभावशाली प्रयोग है। कप्तान काली वर्दी पर लाल पेटी बांधे हुए है। लेफ्टिनेंट तथा एक छोटी लड़की पीली ड्रेस में दिखाई गई है। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया बताई हुई है, कैसे कैसे सारी चीजें हैं, किसने क्या पहना है। छोटी सी एक बच्ची भी है जो पीली ड्रेस में दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये रंग भी विजय के प्रतीक है। लड़की की पेटी से एक सफेद मरा हुआ चूजा लटक रहा है जो दुश्मन के पराजय को दर्शाता है। ठीक है, जो भी छोटी सी बच्ची है, जो उसका बैग जो उसने ले रखा है उसमें से एक चूजा लटका हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये दिखा रहा है कि दुश्मन को जो है वो पराजित कर दिया गया है, वो मर चुका है। भूदृष्टि में एक ड्रम बजाने वाला सिपाही प्रयाण में गति और शक्ति भरने के लिए खड़ा है। यह चित्र अभिव्यक्ति के साथ साथ पारंपरिक सैन्य चित्रों का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, सैनिक रूप से भी एक उत्कृष्ट उदाहरण इसको देखने को हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेगा दूसरे प्रभाववादी चित्रकारों की अपेक्षा भिन्न क्यों थे? डेगा ने डांस क्लास को कब चित्रित किया? ठीक है, जो ये पर्सन है डेगा, ये अलग जो और बाकी चित्रकार थे उनसे कैसे अलग थे, और इन्होंने डांस क्लास जो था उसको कब चित्रित किया, जो उनकी चित्रकला थी डांस क्लास। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेरिस में जन्मे फ्रांसीसी कलाकार डेगा ने नृत्य क्लास नामक चित्र को 1834 में बनाया। कब बनाया? 1834 में। अन्य प्रभाववादी कलाकारों के विपरीत डेगा ने प्रकृति से अपनी कृति के लिए प्रेरणा नहीं ली। उसकी मुख्य रुचि मानवीय उपस्थिति में थी। ठीक है, उन्होंने प्रकृति को अपनी प्रेरणा नहीं माना कि प्रकृति में तो सुंदरता है, प्रकृति की चीजें मैं बनाऊंगा, उनके बारे में देखूंगा, समझूंगा। लेकिन उन्होंने किसको अपनी प्रेरणा माना? जो मानव है। ठीक है, जो मानव की असली आकृति है, असली जो कृति है, उसको उन्होंने अपने जो चित्रकला थी उसमें प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसकी मुख्य उपलब्धियों में से उनके वे चित्र हैं जिसमें बैल की नृत्यांगनाएं झालरदार घाघरे में नृत्य करने के लिए तैयार करती दिखाई गई है। यह घूमने वाले स्टेज के चारों ओर घूमती दिखाई गई हैं। ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपनी आकृतियां जो है, अपनी चित्रण जो भी बनाया गया है उसको इस रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मुख्य केंद्रों के बिना उससे हटाए डेगा की कृतियों में बड़ी सहजता की छाप दिखाई देती है। उसका यह प्रयास जिंदगी का पूरा दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो मुख्य केंद्र है, जो भी मुख्य बात है उसको बिना हटाए उसमें एक जो वास्तविकता है, यथार्थवाद है, उसका चित्रण इनके द्वारा किया गया है। कुछ चित्रों में उसने सूर्य के प्रकाश के बदले रंगमंच के अप्राकृतिक प्रकाश का प्रयोग किया है। मतलब जो सूर्य का नेचुरल प्रकाश है उसका यूज ना कर उन्होंने जो प्राकृतिक लाइट होती है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उनका यूज ना करके उन्होंने नेचुरल नहीं लिए चीजों को, मानव कृत्रिम चीजों का उपयोग किया है। कई बार उसने एक ही चित्र में विभिन्न माध्यम प्रयुक्त किए। कहीं कहीं पर वो पेस्टल रंगों की एक परत चढ़ा देता है और जिससे विभिन्न परतों के बीच पारदर्शिता स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, एक ही पेंटिंग में उन्होंने कई अलग अलग तरीके से उसको बनाया, अलग अलग चीजों का यूज किया किसी एक ही कला में। डेगा ने चित्रकला के अतिरिक्त मूर्ति कला को अपनी लयमय गति को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, जिससे नृत्यांगनाओं की लयतात्मकता गति को दिखाया गया है। ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपनी जो पेंटिंग है, अपनी जो कलाकृति है, उसको एक लय प्रदान किया, लयतात्मकता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभाववादी कला शैली के विकास में चित्र मोने का क्या योगदान था? ठीक है, प्रभावशाली कला शैली में जो मोने थे उन्होंने क्या योगदान दिया, उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही उस टाइम पे? तो क्या है, सभी प्रभाववादी कलाकारों में क्लॉड माने सबसे अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध तथा सहज एवं स्वाभाविक कलाकार थे, जिसने प्रकृति के बदले मिजाज को अपने कलाकृति में उतारा। मतलब प्रकृति में जितनी भी चीजें बदलती हैं, जो उसका मिजाज बदलता है, जो उसका नेचर चेंज होता है, उस सभी को उन्होंने अपनी जो कलाकृति है उसमें प्रदर्शित किया, उसमें बनाया है।
उनका जन्म 14 नवंबर 1840 को पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। प्रकृति के विभिन्न प्रभावों से परिचय के लिए और फिर अपनी कला में उतारने के लिए बिना थके वह लगभग सारे दिन यात्रा ही करते रहते थे। मतलब जो भी प्रकृति का रूप है, प्रकृति को समझने के लिए वो दिन भर यात्रा ही करते रहते, ताकि वो जो अपनी कलाकृति है उसमें जो प्रकृति का रूप है उसको वो दर्शा सके, उसको उसमें बता सके। उसे आकर्षक एवं मध्यकारी फूलों की प्रकृति दृश्यों के चित्रण के लिए बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है। इस चित्रों में भूचित्र, नावों के साथ साथ नदियों, समुद्री दृश्य तथा पहाड़ियां, किनारे दर्शाए गए हैं। ठीक है, इस चित्र में क्या क्या चीजें दर्शाए गए? फूलों का प्राकृतिक चित्रण, भूचित्र, नावें, नदियां, पत्थर, पहाड़, उन सभी चीजों को जो प्रकृति रूप से दिखाई देती है उन सभी को इनके द्वारा जो इन्होंने प्रदर्शित किए हैं, जो अपनी कलाकृतियां, चित्रकलाएं, उनमें दिखाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, और आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे इसके आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। जब तक आप इनको देखिए, और जो भी आपको डाउट होता है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस जितने भी होते हैं, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो। ओके, थैंक यू।